देखिए, क्वेश्चन ये आया है कि एक पेरेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि उनके बच्चे के बॉडी में बहुत अकड़न रहती है, बहुत टाइट रहता है उसका बॉडी। जब भी वो कोई काम करना चाहता है वो बहुत धीरे धीरे करता है। ठीक है, जो भी वो काम करना चाहता है, जैसे लिखने से लेके हो गया हो या चलने से लेके हो गया हो, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है। तो वो पूछती हैं कि सर आप मुझे ये बताइए, आखिर मेरे बच्चे में ऐसी तकलीफ हुई क्यों? ठीक है, और हुई है तो वो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं बेटर, और क्या ये ठीक होती है, क्या ये ठीक नहीं होती? किसी ने पेरेंट्स ने मुझे ये क्वेश्चन किया है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि ये दिक्कतें है क्या, जिसमें बॉडी में पूरे अकड़न हो या आप उस बॉडी को खींचो तो आपको फील हो कि बहुत टाइट हो रहा है उसका बॉडी। आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पे? देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी हम बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा हो चुका होता है या बच्चा पेट में होता है कई बार, तो बच्चे के दिमाग में जो एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। प्रॉब्लम ये होती है कि देखिए, हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरिया है। कुछ काम करने के एरिया है, कुछ सोचने के एरिया है, कुछ समझने के एरिया है, कुछ बोलने वाले एरिया है। ठीक है ना, सब जगह बहुत ब्रेन में अलग अलग जगह पे अलग अलग एक एरिया बना हुआ है, जिसकी वजह से हम हर चीज़ को कर पाते हैं। किसी को पढ़ने वाला एरिया है, कोई अलग से कोई समझने का एरिया है, कोई लिखने का एरिया है। तो मतलब बहुत सारे एरिया है, और हर एरिया में बहुत सारे न्यूरॉन हैं, इतने मिलियन ऑफ न्यूरॉन हैं जो कि उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप समझ रहे हो? तो कई बार क्या होता है, जब बच्चे का हाथ पैर टाइट हो रहा होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो काम करने वाला एरिया है ब्रेन में, उसमें मिलियन ऑफ न्यूरॉन है। तो मिलियन ऑफ न्यूरॉन में कितने न्यूरॉन हैं जो कि खराब हो गए हैं? वो किस वजह से होते हैं? कई बार सांस नहीं पहुंचने की वजह से होते हैं। कई बार ब्रेन में सांस नहीं पहुंच पाता। जैसे बच्चा पैदा होता है तो कुछ देर के लिए रोता नहीं है, रोता नहीं है, तो जो रोने वाला अगर वो रोएगा नहीं तो इसका मतलब ये कि उसके ब्रेन में वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा ब्रेन में। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो फिर वो एक्टिव नहीं हो पाते हो, तो वहाँ पे वो डेथ कर जाते हैं कुछ न्यूरॉन। यहाँ से बच्चा क्या होता है कि जो भी वो काम करेगा, जो भी उसकी फायरिंग होगी न्यूरॉन की, जो भी फायरिंग होगी ब्रेन में न्यूरॉन की, ताकि वो काम करे, वो सोचेगा समझेगा, वो डिले होगा। क्यों? क्योंकि मिलियन ऑफ न्यूरॉन में कितने न्यूरॉन अफेक्ट हुए हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है ना? तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा न्यूरॉन इफेक्ट होते हैं, या नहीं भी हो रहे होते हैं, या थोड़े से हो रहे होते हैं। तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कितने न्यूरॉन। कई बच्चा हाथ पर टाइट होता है तो थोड़ा टाइट होता है, थोड़ा टाइट नहीं होता। थोड़ा काम करता है, थोड़ा बहुत टाइट फील होता है, उसके बाद नहीं होता। कई बच्चों को बिल्कुल ही टाइट हो जाता है हाथ पैर। कई बच्चों का होता है जर्क ले लेके हाथ पैर काम करता हो। तो हमें नहीं पता है कि ब्रेन का कितना न्यूरॉन अफेक्ट हुआ है, जो मोटर पार्ट वाला, मतलब कि जो काम करने वाला एरिया है। आप समझ रहे हो? इसी तरीके से हर ब्रेन के एरिया में कितने न्यूरॉन की डेथ हुई है वो हमें नहीं पता। ये चाहे कितना इंसल्ट हुआ है, ये कितना खराब हुआ है, ये हमें नहीं पता होता। तो कुछ एरिया में लगता है कि हम टेस्ट करते, जांच करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ जी, इस एरिया में बच्चों को प्रॉब्लम है, इस एरिया में बच्चा काम ठीक से कर पा रहा है, और ऐसे एरिया में बच्चा काम ठीक से नहीं कर पा रहा, जो कि मैंने भी बताया कि हर ब्रेन का कौन कौन सा एरिया होता है। ठीक है ना? तो दिक्कतें क्यों होती है ये? कई बार ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, कई बार माँ बाप सिगरेट पीते, अल्कोहल लेते हैं, इस वजह से जो बच्चे में दिक्कतें आ जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी कई लोग सिगरेट, दारू या वाइन ये सब पीते, तो उस टाइम भी उसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार प्रॉब्लम होता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में, कोई चोट लग जाए बच्चा जब पेट में, तो या मदर को चोट लग जाए। आप समझ रहे हो? तो इस वजह से भी हो सकता है। कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि डिलीवरी हो रही है उस टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना? तो दिक्कतें बहुत सारी हैं, चाहे वो कोई ड्रग ले रही हो, कोई कंडीशन हो, कोई बीमारी हो मदर को, या पहले से फादर को बीमारी हो, इस वजह से भी हो सकता है, या मदर को बीमारी हो, उस टाइम में प्रेगनेंसी के लेके चल रही है तो भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। बहुत सारे कॉजेज होते हैं।
और पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इसी कॉजेज की वजह से ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि शायद इस वजह से हो सकता है। अभी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं कि हाँ इसी वजह से ये दिक्कतें हुई हैं। तो ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए बच्चे में हर एक एरिया में दिक्कतें स्टार्ट होती है, कई बार नहीं भी होती, जैसे रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, लॉजिक और बहुत सारे कंसेप्चुअल थिंकिंग, परसेप्शन के ऊपर कि कैसा नज़रिया बच्चे का बनता है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम। कई बार कलर नहीं पहचान पाते बच्चे कि जब बड़े होते, कई बार डेवलपमेंट डिले हो जाता है, यानी कि कई बच्चे चल ही नहीं पाते कभी भी, कई बच्चे क्रॉलिंग ही नहीं कर पाते, मतलब घोड़ा बन के नहीं चल पाते कई बार। तो ये सब चीज़ें दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। बच्चा एक जो नॉर्मल ग्रोथ करना चाहिए वो ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है ना। ये रीज़न होता है। अब हमें सोचना ये है कि हम बेटर क्या कर सकते हैं, हम बेटर क्या कर सकते हैं इस बच्चे के लिए। देखिए हम लोग जो थेरेपिस्ट होते हैं, हम लोग बहुत शॉर्ट में काम करते हैं, हम लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं। एक जब बच्चा आता है हमारे पास तो हम उसको एक होल अप्रोच से नहीं देखते। हम क्या देखते, बच्चा हाथ पैर टाइट है तो भैया इसका हाथ पैर पहले सीधा करें। पेरेंट्स भी कई बार क्या करते हैं कि मेरे बच्चे का बस हाथ पैर सीधा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एज ए पेरेंट्स आपको ये बोलना पड़ेगा कि मेरे बच्चों को कंप्लीट ठीक करो, ठीक है। कंप्लीट जब आप बोलते हो ठीक करने के लिए, तो एक थेरेपिस्ट का होता है उसके हर एक ब्रेन के एरिया पे काम करेगा। और आप एज ए पेरेंट्स थेरेपिस्ट से पूछो कि मेरे बच्चे के हर एक जो भी काम करते हो, जो भी एक नॉर्मल बच्चे में देखते हो, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो पढ़ना, कुछ भी देखते हो, चाहे वो किसी के सामने डिसीजन लेना हो, चाहे घर में कोई काम करना हो, चाहे अपने सेल्फ केयर के लिए हो, जैसे नहाना, मुंह धोना, ये जो भी काम आप देखते हो एक नॉर्मल बच्चा अचीव कर रहा है उस एज के अकॉर्डिंग, तो आप उसे बोलो कि भाई उसका बच्चा ऐसा ऐसे कर रहा है, ये बच्चा कब करेगा, या आप इस बच्चे पे, मेरे बच्चे पे जो कोई दिक्कत है इस पर कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। तो जब एक थेरेपिस्ट काम करता है तो एज पेरेंट्स को दिख जाता है कि देखो ये काम करने से ये वाला पॉइंट अचीव होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ब्रश करने वाला, तो ब्रश से रिलेटेड जो भी काम होता है मैं उसको सिखाता हूँ, ठीक है। तो ब्रश से रिलेटेड मैं उसको सिखाता हूँ कि ब्रश कैसे करते हैं, उसको मैं ये सिखाऊंगा कि होल्ड करना है, या उसका हाथ, पहले उसको हाथ पे काम करूंगा कि उसको पकड़ना कैसे है ब्रश, उसको फिर मुंह पे कैसे लेके जाना है, उसको कैसे हैंड को लेके जाना है, या उसका हैंड्स को कैसे यूज करना है, प्रिहेंशन को कैसे यूज करना है, ग्रिपिंग को कैसे लेना है। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ जो भी थेरेपिस्ट काम कर रहा है वो एक्चुअल में काम कर रहा है जो कि मुझे नीड है, जो कि एक बच्चे की नीड है। तो हर एक ब्रेन के एरिया पे काम करवा थेरेपिस्ट से, ठीक है। ये एक नॉर्मल थेरेपी, जो अच्छा थेरेपिस्ट होता है वो ये चीज़ पे हर काम करता है। कई बार थेरेपिस्ट क्या करते हैं, ओनली हाथ पैर बिल्कुल सीधा टाइट कर, मतलब सीधा करने में लग जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी भर लगे रहते हैं, 4 साल 10 साल निकाल देते हैं, बच्चा खराब कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रेन पे भी बहुत काम करना है, हमें सारे एरिया पे काम करना है। तो इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो हम एक बच्चे को अच्छा बना पाते हैं, और अच्छा भी कर पाते हैं, और बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे ठीक नहीं हो पाते, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ देखिए, 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो जो उसकी कंडीशन बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक तो जो उसकी कंडीशन वर्स्ट की तरफ जा रही है, मतलब खराब होते जा रही है, उसको रोकना भी है, क्योंकि ये खराब होते जाती कंडीशन है, ये ठीक नहीं होती। ये ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक नहीं होगी। कई बार क्या होता है, हम जो कंडीशन खराब होने की तरफ बढ़ रही है उसे हम रोक सकते हैं, रोकना भी है, साथ के साथ उसको वो जो नॉर्मल ग्रोथ है उसको उस स्टेज पे पहुंचाना भी है। तो हमें ये दोनों चीज़ पे काम करना होता है। अब इसको काम कैसे करते हैं, देखिए हर एक थेरेपिस्ट काम करता है, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट, एबीए थेरेपिस्ट, साइकोलॉजी, मतलब ये पूरा एक रिहैब काम करता है इस ऐसे बच्चों पर। आप कहीं पे जाते हो, बस आप हाथ पैर सीधा करवा रहे हो तो ये बहुत गलत करवा रहे हो। आपको क्या चाहिए कि आप पूरा रिहैब उस बच्चे के साथ काम करें, तभी एक बच्चा अच्छा बन पाता है। हम ये सोचे कि मैं बस ओटी के पास जा रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा, तो गलत है। मैं सोचूंगा कि बस फिजियो के पास जा रहा हूँ, चाहे स्पीच के पास जा रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा बच्चा, तो भी गलत है, ठीक है ना। तो ओटी जरूरी नहीं कि बस ओटी ही जरूरी, इसको बहुत सारी थेरेपी की जरूरत है, ठीक है। बहुत सारे थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी होता है, वोकेशनल थेरेपी भी कई बार यूज करना पड़ता है हमें, एबी थेरेपी का भी यूज करना पड़ता है। तो इन सब सारे थेरेपी जब एक साथ काम करते हैं एक बच्चे पे, एक जो आप बता रहे हो जो कि हाँ जैसे सेरेब्रल पाल्सी जो आप बता रहे हो कि हाँ अकड़न हो जाता है, उसे सेरेब्रल पाल्सी कंडीशन कहता है। तो उस, अब जरूरी नहीं कि सेरेब्रल पाल्सी भी, तो बहुत सारी कंडीशन में भी अकड़न हो जाती है। तो
इस जो कंडीशन में जो अकड़न हो रही है, ठीक है ना, तो उसमें जो अकड़न हो रही है इसके लिए हम सबको काम करना पड़ेगा और हमें पहचानना पड़ेगा कि बच्चे के ब्रेन पे कौन कौन से एरिया में अफेक्ट हुआ है, ठीक है ना, और हम काम कैसे करें। और रोज थोड़ा थोड़ा ब्रेन के हर एरिया में काम करना है। एक हमें क्या करना है, पौधे एक बीज से हमें पेड़ बनाना है। तो हर पेड़ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रोज पानी देना है। और रोज पानी कैसे दोगे, तुम मान लो बगीचे में 4 फल उगाना चाहते हो, 4 फल को तुम पेड़ बनाना चाहते हो, तो पेड़ कैसे बनेगा, एक फल में तो डालने से नहीं बन जाएगा, उसमें धीरे धीरे सब बीज में आपको पानी डालना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा रोज पानी डालो और सारे एरिया पे डालना पड़ेगा, तभी एक बच्चा अच्छा बनता है। तो इस तरीके से हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।